हेलो एवरीवन। सो इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस अबाउट एंजाइम्स। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे थे आपका, और एंजाइम से पहले वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम क्या पढ़ेंगे? एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन है, कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन हो रही है तो उसकी स्पीड कम है। एंजाइम्स क्या होते हैं आपके? दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स क्या होते हैं आपके? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एंजाइम्स को आप क्या बोल सकते हो? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है ना, जैसे केमिस्ट्री में भी आप रिएक्शंस करते हो तो वहां पर कैटलिस्ट क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, अब ये कहना गलत है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। ठीक है, तो राइबोजाइम्स मतलब आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, वन कैन डिपिक्ट एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। ठीक है, एंजाइम का जैसे वही पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन। ठीक है, और बाकी प्रोटीन्स की तरह एंजाइम्स का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, when you look at the tertiary structure you will notice that the backbone of the protein folds upon itself and chain crisscross itself and hence many crevices और pockets। ठीक है, जैसे क्या होता है ना एंजाइम में, ऐसे जैसे मान लो अगर ये आपका एंजाइम है तो उसमें एक पॉकेट बन जाती है। ठीक है, उस पॉकेट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका एंजाइम है तो प्रॉपर फोल्डिंग होने के बाद उसमें क्या आ जाती है? आपकी एक एक्टिव साइट। ठीक है, क्या बन जाती है उसमें? आपकी एक एक्टिव साइट। जैसे एंजाइम है उसमें क्या बन जाती है? आपकी एक्टिव साइट। ठीक है, तो ये जो साइट होती है ये एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट बेसिकली वो साइट होती है जहां पर आपका सबस्टेट बाइंड करता है। ठीक है, सो वन सच पॉकेट, मतलब और भी पॉकेट्स बनेगी, मैंने सिर्फ एक शो करी है। जैसे एंजाइम के अंदर वो कह रहा है यहाँ पे कोई पॉकेट बन गई, ये बन गई, ऐसे बड़ी सारी पॉकेट्स बन गई। ठीक है, so an active site of an enzyme is a pocket into which substrate fits। ठीक है, thus enzymes through their active site catalyze reactions at a high rate। ठीक है, तो वो पूछ लेगा ना एक्टिव साइट क्या होती है? एक्टिव साइट एंजाइम के अंदर वो साइट होती है जहां पर आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन। ठीक है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होते हैं? जैसे कोई आप कोई बेसिकली आप कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर मेटल या नॉन मेटल यूज कर रहे हो। ठीक है, वो बेसिकली आप यूज कर सकते हो। तो जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एफिशिएंटली काम करते हैं। ठीक है, वो पढ़ा आपने हेबर प्रोसेस? हेबर प्रोसेस सुना है आपने? हेबर प्रोसेस होता है अमोनिया बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ना, उसमें हम किसी चीज को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। बेसिकली क्या है ना, कैटलिस्ट कैसा होना? जैसे गैसेस हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी है तो हम क्या करते हैं? हम कुछ ऐसा यूज करेंगे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो वहां पे सेटल हो जाए और फिर उनके बीच में रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो वो भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम कराते हैं। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की खास बात क्या है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे वो खराब नहीं होते, लेकिन ये जो एंजाइम होते हैं ना ये हाई टेम्परेचर पे खराब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे एंजाइम्स, हमारी बॉडी में जो भी एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट एक्ट करते हैं। आप उसको उठा के 50 पे रख दो, 60 पे रख दो, वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, हाँ लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बट जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम पढ़ते हैं, हमने पढ़े थे थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स किस में आते हैं? आर्की बैक्टीरिया में। जो हॉट वेंट्स सल्फर स्प्रिंग में मिलते हैं, उनके एंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सभी के। तो बेसिकली ये क्या होता है? थर्मोफाइल। सो थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो थर्मल स्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर प्रेशर पे दे कैन वर्क, बट ऑर्गेनिक जो या जो एंजाइम्स होते हैं ये आपके हाई टेम्परेचर पे नॉर्मली खराब हो जाते हैं, एक्सेप्ट दोज थर्मोफाइल्स विच सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर। तो उनके जो एंजाइम्स भी हैं वो भी हाई टेम्परेचर पे आपके वर्क करते हैं।
ठीक है। सब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शन। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें टू टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं। एक तो फिजिकल चेंज, सिंपली रेफर्स टू चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, अनदर फिजिकल प्रोसेस इज द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे आइस वाटर में मेल्ट होगी, या वाटर जो है वो वेपर बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अब पानी का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल रहा है। तो पानी है चाहे वो, बट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहा है। ठीक है ना, पढ़ा था ये थर्मोडायनेमिक्स में। उसमें हाँ ये सब पढ़ते हैं ना उसमें, फिजिक्स में आता है ये। एक क्या होता है, लेटेंट हीट, छुपी छुपी हीट की जो उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने में हेल्प करती है, यही होते हैं ना। हाँ, जब स्टेट चेंज होता है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट, याद है मुझे है। सो दीज आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, लेकिन जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, नए बनेंगे, तो वो आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड को आप H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो क्या बनता है, BaSO4 प्लस वाटर। तो इसमें तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं या कुछ बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही स्टार्च का हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, हमारे जैसे माउथ में अल्फा एमाइलेज होता है, एमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन कराना, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीमर है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। तो किसी भी का रेट क्या होता है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है टाइम के साथ। एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं चेंज इन प्रोडक्ट, डेल्टा क्या दिखाता है, स्मॉल चेंज। ठीक है, रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, यही फर्क होता है ना वेलोसिटी और स्पीड में, कि स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, बाकी वैल्यू दोनों की सेम भी हो सकती है, लेकिन जब हम साथ में डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम फिजिक्स में वेलोसिटी स्पीड पढ़ते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि सबस्टेट जो है वो कितनी जल्दी प्रोडक्ट बना रहे हैं। So rates of physical and chemical process are influenced by temperature among other factors. As a general rule of thumb, जो रेट है वो डबल या डिक्रीज करता है बाय हाफ अगर 10 डिग्री चेंज होता है। मतलब वैसे ही जनरल रूल है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन अभी है उसका डबल हो जाएगा, लेकिन 10 डिग्री कम कर दोगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है, ये जनरल रूल ऑफ थंब है। अब ये नहीं ना कि आप बढ़ाई जा रहे हो टेम्परेचर तो आप होगे बढ़ता ही जाएगा। अब क्या होगा, हाई टेम्परेचर में एंजाइम ही खराब हो गया, फिर क्या कर लोगे। जैसे अगर हम कहें कि अभी 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, या हमने कह दिया 25 है, 25 पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, मान लो वो एक्स है, दिस इज द, हमने क्या कह दिया, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। आपने टेम्परेचर कर दिया 35, तो जनरल रूल ऑफ थंब के हिसाब से डबल हो जानी चाहिए, 2x। और यही अगर मैं 15 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो वो हो जाएगी x/2। अब एंजाइम भी है ना, कि जो एंजाइम रिएक्शन को करा रहा है, अब एक्चुअली क्या होता है ना, कोलिजन होता है। जैसे एंजाइम पड़ा है, सबस्ट्रेट जाके लगा, तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, अगर कम टेम्परेचर है तो वो कोलिजन स्लो हो रहा है, लेकिन वो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी सबस्ट्रेट की और आपके एंजाइम की। पता है ना, काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं ना आप, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर वही फंडा है कि, लेकिन ये होता है ना, और आप कहोगे और मैं 10 कर दूंगा तो फिर 4x हो जाएगी। मान लो प्रोटीन एंजाइम ही खराब हो गया हाई टेम्परेचर पे, तो फिर नहीं आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, एंजाइम ही तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब दूसरा वो क्या कर रहा है कि जो कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं वो उनका जो बेसिकली रेट होता है, उनका जो कैटेलाइज्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। व्हेन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड, द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो उनका जो रेट है वो क्या होता है आपका, काफी ज्यादा होता है। तो जैसे ये एक रिएक्शन का एग्जांपल दे रहा है, CO2 और वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये रिएक्शन कहाँ पर होती है, हमारे RBC के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो एग्जांपल आपको क्या दे रहा है, कहता है अगर एंजाइम नहीं है तो ये रिएक्शन बड़ी स्लो है। कहता है सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनते हैं 1 घंटे में, लेकिन अगर जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच इज विद इन द साइटोप्लाज्म, तो ये जो रिएक्शन है, अब आप देख रहे हो कि 6 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकंड के अंदर। कहाँ 200 बन रहे थे 1 घंटे के अंदर,
एंजाइम ने 6 लाख बना दिए 1 सेकंड के अंदर। तो वो कह रहा है एंजाइम ने रिएक्शन रेट को 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा दिया। दिस इज द पावर ऑफ एंजाइम्स। विदाउट एंजाइम 200 इन 1 आवर, विद एंजाइम 6 लाख इन 1 सेकंड। So the rate of reaction is 6 million times increased। ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारे अंदर जो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है। अब जैसे ये ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, आप लोगों ने तो चलो ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया है, तो कैसे ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं। ठीक है ना। तो उसमें हमने 10 रिएक्शंस पढ़ी थी। कितनी रिएक्शंस पढ़ी थी आपकी? 10 रिएक्शन, 10 डिफरेंट एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस सभी में होती है। अब हम जैसे वो है ना चैप्टर में हमने पढ़ा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ग्लाइकोलिसिस बैक्टीरिया में भी होती है, हमारे अंदर भी होती है, सभी के अंदर होती है ग्लाइकोलिसिस। सभी के अंदर है, ईस्ट के अंदर भी हो रही है, सभी के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है। प्रोडक्ट सेम होता है। हाँ, प्रोडक्ट पायरुविक एसिड ही बनेगा सबके अंदर। ठीक है। वो तो यहाँ पर आपके +1 में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दिखा रखा है, अदरवाइज ग्लाइकोलिसिस हम सबके अंदर होता है। ठीक है। तो ये चैप्टर जो आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है वहाँ पे डिटेल में, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे पढ़ेंगे, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमने यही देखा था ना कि ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं। ठीक है। पर उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कॉमन होता है एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस के लिए। ठीक है। लेकिन अगर कंडीशंस एनारोबिक हैं, जैसे हमारे स्केलेटल मसल में जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड बनता है पायरुविक एसिड से। और अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन सिर्फ पायरुविक एसिड ही बनता है। ठीक है। ईस्ट जो फर्मेंटेशन, सेम पाथवे लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी हैं। पायरुविक एसिड एरोबिक है तो पायरुविक एसिड ही बनेगा, एनारोबिक है तो वो जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड में। और अगर हम बात कर रहे हैं जिसकी आपके, इफ यू टॉकिंग अबाउट ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसाइड विच इज योर एस्कोमाइसिटीज, तो वो क्या बनता है आपका वहां पर? इथेनॉल। ठीक है। तो यही जो हम इथेनॉल फर्मेंटेशन होती है वो ऐसे ही हम बनाते हैं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि एंजाइम्स इतना हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स ए लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। द एंजाइम और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू ए रिएक्शन। The chemical which is converted into a product is called a substrate। ठीक है। Hence enzymes, that is protein with 3D, 3 dimensional structures, include an active site। एक्टिव साइट वो होते हैं जहां पे आके सबस्ट्रेट आपका फिट करता है। ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? प्रोडक्ट में। ठीक है। जैसे मान लो ये, अगर यहाँ पर अगर हम रिएक्शन दिखाएं, ठीक है, जैसे मान लो क्या होता है ना, ये एंजाइम है। ठीक है। एंजाइम होता है, वहां पर आपको पहले सबस्ट्रेट आगे लगता है। ठीक है। तो क्या बन जाता है? ES कॉम्प्लेक्स। फिर यहीं पर कन्वर्जन्स होते हैं। ठीक है। फिर क्या? प्रोडक्ट बन गया, और एंजाइम उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। तो ये नहीं है कि एंजाइम को कुछ नहीं होता, दोबारा आप उस एंजाइम को दोबारा यूज कर लो। उसने सिर्फ क्या करना है, जो वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना, उस रिएक्शन को फास्ट कर देना है। ठीक है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। ठीक है। जैसे अब बोलते हैं ना कि लॉक एंड की, जैसे हम कहते हैं कि इस ताले की ये चाबी है, ऐसे ही एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है। तो अगर वो सबस्ट्रेट, ऐसे नहीं है कि वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएंगे, अलग अलग, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा, तो उसमें क्या आता है, अलग अलग एंजाइम से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है हेक्सोकाइनेज। ठीक है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हेक्सोज आइसोमेरेज। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से वहां पे था एल्डोलेज, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये कौन बनाता है आपका? कौन सा एंजाइम था? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। फिर 1,3 से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, वहां पर क्या था आपका? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, वहां पे क्या था आपका? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फिर फॉस्फेनॉल पायरुवेट, कौन सा एंजाइम था आपका? इनोलेज। और लास्ट में आपका पायरुवेट, कौन सा एंजाइम था? पायरुवेट काइनेज। अब ये जितने भी हैं, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, हेक्सोकाइनेज का सबस्ट्रेट क्या था? ग्लूकोज। प्रोडक्ट क्या था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसका सबस्ट्रेट है? हेक्सोज आइसोमेरेज का, जो उससे फ्रक्टो 6 फॉस्फेट बनाता है। तो एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए सबस्ट्रेट है। तो इस तरह से ही रिएक्शंस होती हैं। तो आप देखो ना, 10 रिएक्शन थी तो 10 एंजाइम है।
तो हर एक एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, ठीक है। याद है ग्लाइकोलिसिस है, ऐसे याद होगी तभी बात बनेगी, है। चलो ये साइकिल्स हमें आनी चाहिए, ठीक है। ये साइकिल्स चीजें ऐसी हैं और ये हर स्टेज पे आती हैं आपके ना, चाहे अभी पढ़ रहे हो बाद में पढ़नी है, ठीक है। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट within a given Klapper pocket. The substrate has to diffuse towards the active site. So there is thus an obligatory formation of ES complex. E stands for enzyme. ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ये ट्रांजिएंट होते हैं, ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, ठीक है। वेरी सुन आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग, आपका प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली तैयार हो जाता है रिलीज होने के लिए। इन अदर वर्ड्स, if the structure of substrate gets transformed into the structure of product, the pathway of this transformation must go through the so called your transient और transition state structure, ठीक है। जैसा आप ये देख सकते हो, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये जो रेड में है ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम, ठीक है। कि जो ये यहाँ पर मान लो आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। बट एंजाइम्स क्या करते हैं, इस बैरियर को कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। पहले उसको यहाँ तक जाना था, फिर यहाँ तक यहाँ पर पहुंचना था, अब वो यहाँ से मतलब कम एक्टिवेशन एनर्जी में वो यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि आपका दैट इज कैसे उस काम को जल्दी कर लिया गया, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम एंड विदाउट एंजाइम, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे मतलब बहुत सारे बीच में ना स्टेट हो सकती हैं, जैसे ये नहीं कि आप मानो कि बस एक ही जगह पर, अब डिपेंड करता है ना कैसी रिएक्शन है। तो जैसे हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं तो हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म्स होते हैं कि लोन पेयर यहाँ पे गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो वो सब कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो देयर कुड बी मैनी ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। Implicit in this statement is the fact that all other intermediate states are unstable. जैसे होता है ना एक सबस्टेट है, प्रोडक्ट बनने के बीच में मान लो 10 स्टेजेस बीच में आएंगी, ठीक है, लेकिन वो सारी की सारी अनस्टेबल है, ठीक है। तो लास्ट में वो स्टेज जो स्टेबल है, ठीक है, वही आपकी, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ये यूनिवर्सल लो लगा लो चाहे जो लगा लो, जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी है वो अनस्टेबल है। हर कोई चाहता है कि उसके पास एनर्जी कम हो, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वो स्टेबल होगा। सो स्टेबिलिटी इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। अब देखो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। तो वाई एक्सिस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस क्या है कि क्या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट हमने दिखाई। यू विड नोटिस टू थिंग्स, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से कम है। और ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज। ये पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंडो होते हैं जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर आपको कोई एनर्जी नहीं देनी, वन नीड नॉट सप्लाई एनी एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। हाउएवर वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, दस द एस हैज टू गो थ्रू ए मच हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्टेट फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है सबस्टेट की, और ये एनर्जी किसकी है, ट्रांजिशन स्टेट की। तो ये जो दोनों में डिफरेंस है एनर्जी का, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग्स डाउन द एनर्जी बैरियर, मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्टेट टू प्रोडक्ट मोर इजी। एंजाइम का काम क्या है कि वो इस एनर्जी बैरियर को कम कर देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बन जाएगा और वो आपका डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जो कैटालिटिक साइकिल है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहले जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट,
ठीक है। The binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. ठीक है, कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग से एंजाइम में चेंज आता है और उसकी शेप को वो क्या कर देता है, ऑल्टर, ताकि वो और ज्यादा टाइटली बाइंड करे, मतलब उसको पकड़ ले। ठीक है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। ठीक है। और जो एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। ठीक है। एंजाइम ऐसा नहीं होता कि एक बार वो यूज हो गया तो आप उसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब वो दूसरे सबस्ट्रेट्स को पकड़ेगा और उसकी रिएक्शन कराएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या बता रखा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। So the activity of enzyme can be affected by the change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein. These include temperature, pH, change in substrate concentration और binding of specific chemical that regulate its activity. ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके जैसे कोफैक्टर्स या कोएंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारे अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बेस्ट एक्ट करते हैं। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें पीएच की, ठीक है, जैसे आपका जो सलाइवा है, ठीक है, और आपका जैसे स्टमक है, ठीक है, आपके मान लो जो सलाइवा है उसकी पीएच होती है मान लो 6.8 और स्टमक की पीएच है 1.8। ठीक है। अब सलाइवा में जो एंजाइम है जैसे उसमें होता है अल्फा माइलेज जो कि स्टार्च का डाइजेशन कराता है, और आपके स्टमक में एंजाइम होता है पेप्सिन जो प्रोटीन को डिग्रेड कराता है। तो ये वो पीएच है जिसके ऊपर एंजाइम बेस्ट एक्ट करता है। हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है, एक ऑप्टिमम पीएच है। ठीक है। तो अगर उससे कम या ज्यादा होगी तो उसकी एक्टिविटी कम होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर पीएच की, फिर हम देखेंगे सबस्ट्रेट। ऑब्वियसली हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, बट एक हद तक। जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूँ आपके पास 100 एंजाइम है, ठीक है, तो और स्टार्टिंग में 10 सबस्ट्रेट है, तो क्योंकि एट ए टाइम एक सबस्ट्रेट ने एक एंजाइम के साथ लगना है। ठीक है। अभी तो सबस्ट्रेट कम है, एंजाइम ज्यादा है, 10 से आपने 20 कर दिए, आपने 30 कर दिए, ठीक है, आपने 50 कर दिए, फिर मान लो आप 100 तक चले गए, क्योंकि मैक्सिमम एंजाइम 100 का मतलब 100 ही एक्टिव साइट है, तो 100 ही सबस्ट्रेट लग सकते हैं। तो पहले तो 10 थे तो वेलोसिटी कम थी, क्योंकि क्योंकि 10 ही सबस्ट्रेट लगेंगे तो उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे ना। ठीक है। फिर 20 हुए, 30, अब 100 से ज्यादा आप सबस्ट्रेट करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट ए टाइम 100 ही एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं और वो मैक्सिमम 100 ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकते हैं। आप उसके बाद 200, 300, 400, 500 जितने करते जाओ, आपकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। या तो फिर आप एंजाइम को बढ़ाओ, एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाओ, लेकिन एंजाइम की वैल्यू हम एक फिक्स रखते हैं और हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, बट एक एक्सटेंट तक, उसे बोलते हैं वी मैक्स। उससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें टेम्परेचर एंड पीएच की। Enzymes generally function in a narrow range of temperature and pH. Each enzyme has its highest activity at a particular temperature and pH called the optimum temperature and optimum pH. Activity declines both below and above the optimum value. Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat. ठीक है। अब कम टेम्परेचर कर दोगे तो वो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो केमिकल रिएक्शन होती हैं या बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है तो कोलिजन है, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में टकराए। अगर टेम्परेचर कम है तो एंजाइम सुस्त है, तो वो कहाँ से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, लेकिन उसकी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो सबस्ट्रेट के साथ बेटर बाइंड करेगा। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ये ग्राफ दोनों के ऐसे बेल शेप्ड आते हैं। ठीक है। तो ये वो स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक क्या होती हैं, पीएच और टेम्परेचर। ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये वो पीएच है जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। ठीक है। इससे कम पे भी कम है और इससे ज़्यादा पे भी कम है। ठीक है। ऐसे ये ऑप्टिमम क्या है, टेम्परेचर। दिस इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम। तो ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमम है, दिस इज वी मैक्स। तो यहाँ पर हमने ग्राफ किसके बीच में बनाया आपका, इट इज बिटवीन योर
टेम्परेचर एंड एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। ठीक है, तो ये जो कर्व होता है इसे बोलते हैं हम हाइपरबोलिक। ठीक है, ये कैसा कर्व होता है आपका? हाइपरबोलिक। ये जो कर्व हमने यहाँ पे बनाया है दिस इज हाइपरबोलिक। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो सबस्ट्रेट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, बट एक एक्सटेंट तक। ठीक है, उससे ज्यादा आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो वेलोसिटी आपकी नहीं बढ़ेगी, इसे बोलते हैं हम वी मैक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर एक वैल्यू आती है के एम। के एम ये कंसंट्रेशन होती है सबस्ट्रेट की, इसे आप बोलते हो एक माइकेलिस कांस्टेंट। इसे आप क्या बोलते हो? माइकेलिस कांस्टेंट। इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। के एम क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जब वेलोसिटी किसके इक्वल होती है आपकी? वी मैक्स बाय 2। जब वेलोसिटी वी मैक्स बाय 2 है तो वो क्या होता है आपका? दैट इज नोन एज योर के एम। के एम इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट व्हेन वेलोसिटी इज वी मैक्स बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे लिए आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, so with the increase in substrate concentration the velocity of enzymatic reaction rises at first, the reaction ultimately reaches a maximum velocity। ठीक है, कोई चीज मैक्सिमम है मतलब फिर उससे उसके बाद आप चाहे जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको बताया 100 एंजाइम थे, 100 सबस्ट्रेट तक तो चलेगा। अब 100 हो गया, अब 150 कर दो, 200 कर दो, तो सैचुरेशन आ गई। उससे ज्यादा आप अब देखो ना, एट ए टाइम 100 एंजाइम 100 सबस्ट्रेट ही लग सकते हैं। जब वो 100 प्रोडक्ट बना देगा फिर दोबारा 100 लगेंगे, तो इसे बोलते हैं हम सैचुरेशन आ गई। ठीक है, क्योंकि फ्री एंजाइम है ही नहीं, 100 के 100 सबस्ट्रेट के साथ लग गए, उसके बाद आप बढ़ाते जाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम सबस्ट्रेट के साथ ही देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया है दैट इज बिटवीन वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट। तो एंजाइम का वैल्यू हमने फिक्स कर दिया अमाउंट, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट एंड वी आर सीइंग कि क्या चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम। ठीक है, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शर्ट्स ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनहिबिशन। और उसे हम क्या बोलते हैं? और वो केमिकल जो इनहिबिट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे मान लो मैंने किसी बैक्टीरिया को मारना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स आती हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया के एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। वी आर लुकिंग फॉर सम इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसके बिना बैक्टीरिया मान लो आगे सर्वाइव ही ना कर पाए, तो हम एक तरह से इनहिबिटर्स यूज करते हैं जो एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे अंदर तो एंजाइम्स हैं, हम उनको तो नहीं इनहिबिट करना चाहते, बट वी वांट टू किल सम बैक्टीरिया। ठीक है ना, जैसे अगर आपने किसी बैक्टीरिया को मारना है, या तो उसकी सेल वॉल तोड़ दो, या उसके अंदर कोई बेसिकली उसका डीएनए को रेप्लिकेट ना होने दो, या उसके अंदर कोई एंजाइम इनहिबिट कर दो। ठीक है, अब होता क्या है, जो इनहिबिटर है वो क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट को इन इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, सो इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर एक एंजाइम का एग्जांपल हम लेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, उसका जो सबस्ट्रेट होता है दैट इज CH2CO नेगेटिव, ये हम सिट्रिक एसिड साइकिल में पढ़ते हैं, ये इसका सबस्ट्रेट है। ठीक है, लेकिन इसका इनहिबिटर क्या है? CH2CO नेगेटिव CO नेगेटिव। अब इसमें इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 है, बट देखो ना सिर्फ इसमें एक CH2 कम है, बट स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि इसमें भी दोनों कोनों पे CO नेगेटिव है, इसमें भी दोनों कोनों पे CO नेगेटिव है। तो ये वैसे तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को लगना चाहिए, लेकिन अगर इनहिबिटर आगे लग गया तो वो फिर सबस्ट्रेट को नहीं लगने देगा ना। इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ड्यू टू क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। ठीक है, यहां पर हम क्या करें? ड्यू टू क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट द इनहिबिटर competes with the substrate for the substrate binding site of enzyme. Consequently, the substrate cannot bind, and as a result, the enzyme action declines. That is inhibition of succinate dehydrogenase by malonate. ये citric acid cycle में एक enzyme होता है which closely resembles the substrate succinate in structure. ठीक है, such competitive inhibitor are often used to control of bacterial pathogens. हर एक एंजाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बैक्टीरिया के लिए भी एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एंजाइम को इनहिबिट कर दोगे तो मे बी वो आपका जो बैक्टीरिया है वो आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
ठीक है, इसमें चलो आप एक पॉइंट बस याद रखना, वो यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसमें जो Km है वो आपका इंक्रीज करता है, ठीक है, और Vmax आपका सेम रहता है। एक तो क्या है ना, एक तो बिना इनहिबिटर के एक वैल्यू होगी Km और Vmax की, ठीक है। ये वैल्यू कौन सी है, जब इनहिबिटर की प्रेजेंस में क्या होता है, कहता है इनहिबिटर की प्रेजेंस में Km, अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इनहिबिशन और भी बड़े सारे टाइप्स के होते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मेंशन्ड है, तो Km इंक्रीज होता है, Vmax क्या रहता है आपका, सेम रहता है, Vmax क्या रहता है आपका, सेम है। Km वो वैल्यू है ना सबस्टेट की जिसपे वेलोसिटी Vmax/2 आती है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपकी इंक्रीज करती है, लेकिन Vmax आपका क्या रहता है, सेम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली अब एंजाइम्स इतने दुनिया भर के हैं, तो हमने उसको क्या कर रखा है आपका, क्योंकि जो भी एंजाइम्स डिस्कवर हुए हैं, आइसोलेट हुए हैं, तो most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reaction they catalyze, ठीक है। एंजाइम्स की 6 क्लासेस हैं और उनकी 4 to 13 सब क्लासेस हैं, और उनको हम एक 4 डिजिट नंबर देते हैं, जितने भी एंजाइम्स है ना, जैसे उसको मैंने लिखा 1 1 1 1, तो पहला नंबर होती है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्लास ही डिस्कस करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, 6 क्लासेस हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर अगर किसी एंजाइम का फर्स्ट नंबर 1 है, इसका मतलब वो ऑक्सीडो रिडक्टेज या डीहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। अगर उसका पहला नंबर 2 है, इसका मतलब वो ट्रांसफेरेज है, ठीक है। पहला नंबर अगर 3 है, इसका मतलब वो हाइड्रोलेज है, ठीक है। दूसरी होती है सब क्लास नंबर, तीसरी होती है सब सब क्लास, और चौथा नंबर एक स्पेसिफिक एंजाइम को दिया जाता है, ठीक है। तो किसी भी एंजाइम के नोमेनक्लेचर के अंदर 4 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे मान लो मैं हेक्सोकाइनेज देखता हूँ कि हेक्सोकाइनेज में क्या होता है, कि हेक्सोकाइनेज का एंजाइम नंबर क्या है, ठीक है। हेक्सोकाइनेज का एंजाइम नंबर क्या है आपका, ठीक है। अब देखो उसने हेक्सोकाइनेज का एंजाइम नंबर लिखा हुआ है 2 7 1 11, ठीक है। ऑब्वियसली क्या है, ये ट्रांसफिरेज है, क्योंकि हेक्सोकाइनेज क्या करता है, वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, तो एटीपी का जो फॉस्फेट होता है वो ग्लूकोज पे जाके लग जाता है, ठीक है। अब ऐसे आपको नंबर नहीं याद रखने सबके, बट आपको यह आइडिया होना चाहिए कि पहला नंबर क्या है। अगर किसी एंजाइम का पहला नंबर 1 है तो वो ऑक्सीडोरिडक्टेज है, पहला नंबर 2 है तो वो ट्रांसफेरेज है, तीसरा हाइड्रोलेज है, ऐसे हम और भी पढ़ेंगे, तो इसी ऑर्डर में आपको याद रखने हैं ये, तभी आप इस चीज को पिक कर पाओगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें सबसे पहले ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है, तो जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो एंजाइम्स जो ऑक्सीडो रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है ना, रिडॉक्स रिएक्शन में जो चीज रिड्यूस्ड होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और जो ऑक्सीडाइज है वो क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ट्रांसफिरेज, एंजाइम्स जो एक ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे ये एस जी है और ये एस प्राइम है, तो अब ग्रुप किसके साथ लग गया, एस प्राइम के साथ, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफिरेज। एक होते हैं हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज क्या होते हैं, जो बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एस्टर बॉन्ड, ईथर, पेप्टाइड जो हमारे अमीनो एसिड्स के बीच में होता है, ग्लाइकोसिडिक जो हमारी शुगर्स के बीच में होता है, कार्बन 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 हैलाइड, हैलाइड क्या होते हैं, हैलोजन, कितने हैलोजन है, कौन कौन से, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेनिन, कितने हुए, एक वो भी होता है ना, रेडियो एक्टिव। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेनिन, बस यही होते हैं, और कौन से होते हैं, कौन ये सा नाम होता नहीं है, पता उसका। होता अबव है, 100, अबव 100 में लाइक। यही 6 ही थे मेरे ख्याल में, नया बना कोई ऐड हुआ है। नहीं नहीं, हम्म टेबल में। हम्म चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये एस्टर ईथर
पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, हैलाइड एंड पीएन बॉन्ड। लाइसिस वो एंजाइम्स जो रिमूवल ऑफ ग्रुप कराते हैं सबस्ट्रेट से बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कार्बन कार्बन एक्स वाई, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, एक्स वाई बन गया। ठीक है, आइसोमरेज जैसे हमने बात करी थी हेक्सोस आइसोमरेज की, कि जो जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना। ठीक है, पढ़ा है केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक, हाँ जी में तो ही ट्रांस। पोजिशनल, सिस ट्रांस पढ़ा है। हाँ जी। हाँ, तो ये आइसोमरेज क्या होते हैं जो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, उनका फॉर्मूला सेम रहता है केमिकल, बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे सिस ट्रांस आप बनाते हो, ठीक है ना, तो सिस ट्रांस में जैसे हम ऐसे बनाते हो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो अगर दोनों हाइड्रोजन मान लो एक तरफ हैं और दोनों CH3 एक तरफ है तो ये सिस है। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो कि एक CH3 इस तरफ है, एक CH3 इस तरफ है, तो ये क्या होता है आपका ट्रांस। ठीक है, लाइगेज, लाइगेज का काम होता है लाइगेट करना, वो एंजाइम्स जो दो कंपाउंड्स की क्या कराते हैं आपकी लिंकिंग, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑक्सीजन। ठीक है, तो लाइगेजेस। तो ये 6 क्लासेस आपने याद रखनी। पहली थी ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने, ट्रांसफिरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज, लाइगेज, OTH LIL। क्या बना, कुछ बना, क्या बना है बताओ, OTHLIL। OT क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है वैसे तो, ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर आगे का लिल है, लिल में वो मत कर देना, ये लाइज है ये लाइगेज है। ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल में LIL, लिल। लिली, लिली होता है ना, फ्लावर होता है लिली। चलो कोई लंग्स इन लेग्स। लंग्स इन लेग्स हैं, चलो कोई नहीं। तो वही बात कर दी ना, वो कहता है क्या हो गया बेटा, मम्मी मेरे टीचर ने पूछा कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, कहता मेरे स्टमक में हार्ट अटैक आ गया था। है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वेयर लंग्स आर सिचुएटेड, लेग्स में है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, को फैक्टर्स। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये ठीक है इन्होंने रिएक्शन करानी है, बट ये इनको बेसिकली साथ में क्या चाहिए होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट, क्योंकि एंजाइम्स तो जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन। So, however, there are number of cases in which a non-protein constituent called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. ठीक है, तो इन कई कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं, मतलब उनके साथ एक ग्रुप लगा होता है तभी वो काम करते हैं, अगर वो ग्रुप नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, सो जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम एपो एंजाइम। ठीक है, जैसे इसमें ना हम क्या बोलते हैं, एक होता है प्रोटीनेशियस पार्ट, प्रोटीनेशियस पार्ट प्लस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, जिसे हम बोल सकते हैं कोफैक्टर, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। तो प्रोटीनेशियस पार्ट को बोलते हैं हम एपोएंजाइम। ठीक है, और एपोएंजाइम नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को बोलते हैं हम कोफैक्टर। एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू योर होलो एंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। ठीक है, अब जो जो ये आपके कोफैक्टर हैं, कहते हैं 3 टाइप के हैं। एक होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, जो कि टाइटली बाउंड करते हैं प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ, कोएंजाइम की बाइंडिंग ट्रांजिएंट होती है, और कुछ होते हैं मेटालाइंस। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप पहली बात ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कोफैक्टर की ये टाइटली बाउंड करते हैं एपोएंजाइम के साथ। ठीक है, जैसे कह रहा है पेरोक्सिडेज और कैटालेज, जो H2O2 से वाटर और ऑक्सीजन बनाते हैं, इनके अंदर हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एंड इट इज ए पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसमें हीम क्या होता है आपका, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ये मतलब ऑब्वियसली है ना, प्रोटीन जो एक्टिव साइट है वहां पर हीम ग्रुप भी होता है।
ये क्या होता है आपका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, ठीक है। तो पेरोक्सिडेज और कैटालेज, अब जैसे ये कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा ना आपके एग्जाम्स में कि को फैक्टर्स की टाइप बताओ। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड करता है, फिर दूसरा हमने क्या देखा कि वो पेरोक्सिडेज और कैटालेज के अंदर जैसे आपका क्या है, हीम है, ठीक है। कोएंजाइम्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोस्थेटिक ग्रुप, इनकी जो बाइंडिंग है वो ट्रांजिएंट होती है, यूजली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, कि जब एंजाइम ने कैटालिसिस कराना है तभी आके लगते हैं बस, ठीक है। कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ एसेंशियल कंपोनेंट बता रहा है, ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, ठीक है, जैसे निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एंड एनएडीपी, इनके अंदर कौन सा विटामिन होता है, नायसिन। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जब आपने ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ा था, सिट्रिक एसिड साइकिल, वहां पे देखा था ना कहीं पर NADH बन रहा है, बने थे ना, तो वो ये क्या होते हैं आपके कोएंजाइम्स। तो ये जनरली विटामिन से डिराइव होते हैं। ये जो NADH की फुल फॉर्म होती है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो आगे हाइड्रोजन लगा होता है, और फॉस्फेट में NADP, तो ये दोनों कौन से विटामिन से आते हैं आपके, नायसिन से, ठीक है। ऐसे एक FAD जो था, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, वो भी विटामिन से आता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिन्हें मेटल आयन चाहिए होता है, ठीक है, फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। पढ़ा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? हम्म अपने इलेक्ट्रॉन शेयर जिसमें सिर्फ एक ही शेयर हम्म जैसे आपने पढ़ा है इस, बीच में होता है, लेकिन देता एक ही जैसे इसका स्ट्रक्चर पढ़ा आपने कभी, कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर का है स्ट्रक्चर। जैसे इसमें होता है ना एनहाइड्रस, शायद वाइट होता है, हाइड्रेटेड कैसा होता है, ब्लू। इसका स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? इसमें एक खास बात होती है, इसमें जो वाटर है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ ऐसे, ये ओ बनाता है, मतलब ये क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और जो एक आपका वाटर है वो ज्वाइंट होता है कोवलेंट बॉन्ड से, तो ये सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसके अंदर इस स्ट्रक्चर की खास बात क्या है कि 4 वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लगे होते हैं, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। ये आप शायद +2 में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो मेटल आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, ये क्या बनाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट, ठीक है। एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्टेट। जैसे जिंक किसने बताया, जिंक इज ए को फैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज। जिंक किसके लिए होता है, अलग अलग एंजाइम्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था रूबिस्को, आपका फोटोसिंथेसिस में उसको मैग्नीशियम चाहिए होता है पैपकेज को मैग्नीशियम चाहिए होता है, ग्लाइकोलिसिस वाले एंजाइम्स को भी मैग्नीशियम चाहिए होता है। तो अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे जिंक जो है वो किसको चाहिए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज को, मतलब ये एक तरह से प्रोटीन को कट करता है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। अगर आप कोफैक्टर को हटा दोगे तो एंजाइम काम ही नहीं करेगा। तो दिस इज शोइंग द क्रूशियल रोल इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ और कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो विदाउट द हेल्प ऑफ कोफैक्टर योर एंजाइम विल नॉट वर्क, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हर एक एंजाइम को कोफैक्टर चाहिए होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, बट अलग अलग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे कई जगह पे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, उनको थायमिन पायरोफॉस्फेट चाहिए होता है। जहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होते हैं उनको विटामिन बायोटिन चाहिए होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रिएक्शंस बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, दिस आर नॉट दिस मच सिंपल। तो हम तो सिर्फ ऐसे करें ना, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया। देर आर सो मैनी इंटरमीडिएट स्टेट्स ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शन, और वो जनरली जनरली वही होते हैं ना, वो अनस्टेबल होती हैं, इसलिए, और उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो स्टेबल नहीं होती। तो स्टेबिलिटी के लिए उसको कम एनर्जी वाला जो प्रोडक्ट है वो बनाना पड़ता है, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट योर एंजाइम्स, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने आपके एंजाइम्स कंप्लीट कर लिए, और हमारा ये बायोमोलिकुलर चैप्टर भी क्या हो गया,
कंप्लीट।